हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं इंडियन पॉलिटी का। ये है द गवर्नेंस सिस्टम। द गवर्नेंस सिस्टम, a government is an institution or a system made of a group of people that takes care of or manage a country or a state। मतलब कि जो गवर्नमेंट होती है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन सिस्टम है जो ग्रुप ऑफ पीपल है और जो टेक केयर करती है, मैनेज करती है और कंट्री या फिर स्टेट को। तो एवरी गवर्नमेंट हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन और ए सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट इज़ फॉलो टू इंश्योर इफेक्टिव गवर्नेंस। तो ये कह रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो हर गवर्नमेंट की अपनी एक इंस्टीट्यूशन होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है और जो फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं इसके और जो फॉलो करते हैं, इंश्योर करते हैं इफेक्टिव गवर्नेंस का। एंड ऑटोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द सुप्रीम पावर और रूल इज इन द हैंड ऑफ वन इंडिविजुअल और इंटिटी। ऑटोक्रेसी इंक्लूड्स एब्सोल्यूट मोनार्की। जो ऑटोक्रेसी है उसमें इंक्लूड होता है एब्सोल्यूट मोनार्की वेयर ए फैमिली और ए ग्रुप ऑफ फैमिलीज रूल ए कंट्री। ऑटोक्रेसी में क्या होता है कि जो फैमिली होती है या फैमिली के ग्रुप होते हैं वो पूरी कंट्री पर रूल करते हैं। और फिर द पोस्ट ऑफ मोनार्च इज इनहेरिटेड इज एन एब्सोल्यूट मोनार्की। और जो मोनार्क होता है वो भी इनहेरिटेड एंड मोनार्की सिस्टम में भी जो उनके उत्तराधिकारी होती हैं वो भी एब्सोल्यूट मोनार्की होती है। ऐसे वंशानुगत ऐसे चलती रहती है। एक उसका पिता इस बार किंग है तो दूसरी बार उसका बेटा होगा, फिर उसके बाद कोई और होगा, लेकिन होगा तो उसी की फैमिली से होगा। तो ये है मोनार्की सिस्टम। फिर यहाँ पे देख लेते हैं मोनार्की दिया हुआ है आगे। मोनार्की इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मोनार्की ओल्डेस्ट फॉर्म है गवर्नमेंट का। जैसे कि था अकबर का बेटा जहांगीर, बाबर का बेटा हुमायूं के बाद उसका बेटा बना अकबर किंग बना, फिर उसके बाद वो जहांगीर के बाद औरंगजेब। तो ये है मोनार्की सिस्टम। तो मोनार्की इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया। नाउ ऑटोक्रेसी आल्सो इंक्लूड डिक्टेटरशिप। आल्सो ऑटोक्रेसी में भी डिक्टेटरशिप इंक्लूड है। डिक्टेटरशिप ये तो मोनार्की था और ये डिक्टेटरशिप में देख लेते हैं क्या। डिक्टेटरशिप इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच एन इंडिविजुअल प्रोसेस एब्सोल्यूट पावर विदाउट एनी इफेक्टिव इमिटेशंस। तो इसमें कह रहा है कि जो डायरेक्ट डिक्टेटरशिप होता है उसमें गवर्नमेंट ऐसी होती है कि एक ही इंसान है। गवर्नमेंट का ऐसा रूप होता है कि एक ही इंडिविजुअल और पोजेस होते हैं एब्सोल्यूट पावर, उसी के पास ही सब कुछ पावर होता है। जैसे कि डिक्टेटरशिप में देख लेते हैं हम हिटलर जो था वो भी उस पर जर्मनी का हिटलर हो गया और उत्तर कोरिया का किम जोंग उन हो गया। तो ये इन लोगों की जो गवर्नमेंट है उसको जो है डिक्टेटरशिप बोलते हैं कि एक ही इंडिविजुअल एक ही पर्सन का सब कुछ चलता है, उसी का इफेक्ट तो रहता है। फिर उसके बाद है लिमिट, वहाँ पे सारी चीज़ों का रहता है। फिर उसके बाद है डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नेंस का सबसे मोस्ट रूप जो है वो पावरफुल रूप, पॉपुलर या प्रसिद्ध रूप है डेमोक्रेसी। एट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द फाइनल पावर रिसाइड्स। जो फाइनल पावर रिसाइड्स होती है विद द पीपल। डेमोक्रेसी में जो फाइनल पावर होती है वो पीपल में होती है। डेमोक्रेसी में जो फाइनल पावर होती है गवर्नमेंट की वो पीपल में होती है। द स्टेट है जो 4 इसेंशियल एलिमेंट। जो स्टेट होती है उसके 4 इसेंशियल एलिमेंट होते हैं। कौन से हैं? पॉपुलेशन है, टेरिटरी है, गवर्नमेंट है एंड सॉवरेनिटी। तो फिर यहाँ पे देखते हैं जो स्टेट है उनके जो है 4 इसेंशियल एलिमेंट हैं, जैसे हो गए पॉपुलेशन है और टेरिटरी है और गवर्नमेंट है और सॉवरेनिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। जो सॉवरेनिटी है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। फिर आगे देख लेते हैं सॉवरेनिटी मतलब जो भाईचारा वगैरह होते हैं वही भाईचारा, मतलब एक दूसरे से मिलजुल कर रहना, भाईचारा, यही सब चीज़ें। फिर इंडिया बिफोर 1947 वाज नॉट ए स्टेट। बिफोर 47 जो इंडिया जो है नॉट ए स्टेट था बिकॉज दो इज़
it had 3 other elements: its population, territory and government. तो उस समय जो बिफोर 47 से पहले जो इंडिया में पॉपुलेशन भी था, टेरिटरी भी थी, मतलब कि जो छोटे छोटे वो नवाब किंग इन सब के जो थे, या जहाँ पे ब्रिटिश इंडिया की कंपनी रूल शासन कर रही, तो ऐसे टेरिटरी थे और गवर्नमेंट भी था, लेकिन जो है सॉवरेंटी नहीं था, सब एक दूसरे से मिल करके नहीं रह रहे थे, सॉवरेंटी नहीं था। तो द फोर्थ जैसे दिल्ली हो गया, जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, अरे वहाँ का हो गया जम्मू कश्मीर का, हैदराबाद, जूनागढ़, तो ये सब जो है टेरिटरी टाइप थे। और फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स भी आ जाते हैं इसमें, और गवर्नमेंट तो था ही, लेकिन जो है अच्छा गवर्नमेंट नहीं था। द फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, सॉवरेंटी वाज मिसिंग बिकॉज ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडिया। तो वही तो जो यहाँ पे बताया है वही है, तो जो फोर्थ इम्पॉर्टेंट है वो सॉवरेंटी नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडिया, ब्रिटिश का ही पूरे इंडिया पर कंट्रोल था। और देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। दे मेनली मुख्य रूप से 2 टाइप्स होते हैं सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंटियल। पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंटियल। इंडिया फॉलोज एज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारी इंडिया में है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम का, गवर्नमेंट का रूप जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और जो इन्फ्लुएंसड है, और किससे इन्फ्लुएंसड है, वो है ये जो पार्लियामेंट्री इन्फ्लुएंसड है, वो इन्फ्लुएंसड वो जो है यूनाइटेड किंगडम से। और फिर उसके बाद है इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम में मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच आर टेकन फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड आल्सो अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज आल्सो नोन एज कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो गवर्नमेंट होते हैं वो आल्सो जाने जाते हैं किस नाम से, कैबिनेट ऑफ गवर्नमेंट के नाम से जाने जाते हैं। फिर द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पॉपुलर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर एंड रिमेन्स इन पावर टिल इट हैज़ द सपोर्ट ऑफ ए मेजॉरिटी ऑफ मेंबर इन दैट हाउस। दस द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज एन मैकेनिज्म टू इंश्योर द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कैबिनेट फॉर्म है गवर्नमेंट का, वो मैकेनिज्म है टू इंश्योर करने के लिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व किसके लिए, ऑफ द गवर्नमेंट का पीपल के प्रति है, टू द पीपल, जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की पीपल के लिए। तो यहाँ पे और आगे देखते हैं, इन इंडिया द कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो कैबिनेट होती है वो इसकी अध्यक्षता किससे होती है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट के हेड के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। द प्राइम मिनिस्टर, मतलब कि गवर्नमेंट इन इंडिया द कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, द प्राइम मिनिस्टर इसका हेड होता है और कैबिनेट का। और फिर यहाँ पे लिखते हैं देखते हैं, द हेड ऑफ द स्टेट इन द प्रेसिडेंट, द हेड ऑफ द स्टेट इन द प्रेसिडेंट, और द हेड ऑफ द स्टेट इन द प्रेसिडेंट, द हेड ऑफ द स्टेट इन द प्रेसिडेंट। और फिर उसके बाद है, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इंडिया एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। वेयर द सुप्रीम पावर इन्वेस्टेड इन द पीपल ऑफ इंडिया। जहाँ पर जो है जो सुप्रीम पावर जो है इंडिया के पीपल में निहित है। फिर उसके बाद देखते हैं द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम डज नॉट The Indian political system does not provide for a ununified authority but make a division of power between the union and state। जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है वो जो हमें यूनिफाइड कराती है, एकीकृत अथॉरिटी हमें प्रोवाइड नहीं कराती है, लेकिन जो है डिवीज़न ऑफ पावर यहाँ पर है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट के बीच में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ फेडरल एंड यूनिटरी फीचर। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो है उसके पास 2, एक संघीय और एकात्मक विशेषताएं हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पास दोनों हैं, संघीय और एकात्मक विशेषताएं हैं। इन इट्स फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इट हैज़ ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट। तो इसमें कह रहा है कि जो फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन जो संघीय विशेषताएं हैं उसमें इसका संघीय विशेषताओं में है कि रीजन कॉन्स्टिट्यूशन हो, डिवीजन ऑफ पावर हो, किसके बीच में डिवीजन ऑफ पावर हो, सेंट्रल एंड स्टेट के बीच में, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हो एंड बाई कैमरल लेजिस्लेशन
लेजिस्लेचर और द्विसदनीय विधायिकाएँ हों, और फिर उसके बाद जो है एसेट्रा। ये जो है विशेषताएँ हैं, ये जो है ये हैं फेडरल के विशेषताएँ। और फिर उसके बाद हाउ वेयर इट आल्सो इंक्लूडेड यूनिटरी फीचर्स, और इसमें जो है यूनिटरी फीचर भी इंक्लूडेड है। और ये यूनिटरी फीचर क्या है इसके, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। लाइक सिंगल सिटीजनशिप, ये क्वेश्चन आता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फेडरल फीचर कौन से हैं। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये फेडरल है। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, ये फेडरल है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये फेडरल है। एंड बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ये भी फेडरल है। लेकिन यूनियन फीचर की हम विशेषताएं देखेंगे कौन कौन सी है। इसकी हैं सिंगल सिटीजनशिप, ये है यूनिटरी है। सिंगल सिटीजनशिप, ये है यूनिटरी फीचर्स हैं। द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट, ये भी यूनिटरी फीचर्स हैं। और फिर उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, ये एंड पावर ऑफ द पार्लियामेंट, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, ये भी यूनिटरी फीचर्स हैं। एंड द पावर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ये भी यूनिटरी फीचर्स हैं। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है, वहाँ गवर्नमेंट का जो रूप है, वहाँ पर जो है प्रेसिडेंट हेड होता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच का। और फिर जो एग्जीक्यूटिव है, मतलब कार्यकारी जो कार्यपालिका है, उसका जो प्रमुख होता है वो प्रेसिडेंट होता है। फिर उसके बाद द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ यूएसए। यूएसए का ये गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल जो फॉर्म है वो यूएसए का गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है। यूएसए है एग्जाम्पल इसका, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। और फिर उसके बाद आगे देखते हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन डिस्क्राइब इंडियन फेडरलिज्म एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो ये फिर ये क्वेश्चन आता है कि कौन जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन फेडरलिज्म को। तो हम कहते हैं ग्रेनविल ऑस्टिन। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ये कहते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और केसी वेयर क्या कैसे डिस्क्राइब करते हैं, इट एज, केसी वेयर डिस्क्राइब इट एज क्वेसी फेडरल। क्वेसी फेडरल में कौन कहता है, अर्ध संघीय, अर्ध क्वेसी मतलब अर्ध संघीय कौन कहता है, केसी वेयर कहते हैं। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ग्रेनविल ऑस्टिन कहते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेसी फेडरल हो गया। फिर उसके बाद बी आर अम्बेडकर देखते हैं। बी आर अम्बेडकर स्टेटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट बीन सेट इन ए टाइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म, और दैट इज़ कंटेन बोथ फेडरल एंड यूनिटरी फीचर। और ये जो है कंटेन करती है फेडरल और यूनिटरी फीचर को। और थोड़ा सा हम एक दो और देख लेते हैं जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो देख लेते हैं कि बार्गेनिक फेडरलिज्म कौन कहा है। इंडियन की जो फेडरलिज्म है उसको जो है कौन जो है बार्गेनिक फेडरलिज्म कहा है, वो मॉरिस जोनेस कहे हैं बार्गेनिक फेडरलिज्म। और फेडरलिज्म विथ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, फेडरलिज्म विथ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी कौन कहा था है, आइवर जेनिंग्स। तो यहाँ पर तो नहीं दिया हुआ। ग्रेनविल ऑस्टिन का एक देख लिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। केसी वेयर का देख लिए, क्वासी फेडरल। और फिर उसको बी आर अम्बेडकर का देख लिए, यहाँ पे सेट इन ए टाइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म दैट इज कंटेन बोथ फेडरल एंड यूनिटरी फीचर, ये अम्बेडकर कह रहे हैं। और बार्गेनिंग कौन कह रहा है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म मॉरिस जोनेस कह रहे हैं। और फेडरल विथ इन सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी आइवर जेनिंग्स कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेशनल सिंबल। तो नेशनल सिंबल को हम देखते हैं क्या है, द नेशनल फ्लैग ट्राई कलर। जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो उसमें ट्राई कलर है। इस रेक्टेंगल इन शेप में रेक्टेंगल है। और फिर एंड कंसिस्ट ऑफ थ्री कलर कंसिस्ट किया हुआ है। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द फ्लैग टू इट्स विथ इन 3:2। इसका जो रेशियो है लेंथ का रेशियो है तो ये है 3:2 है। द कलर ऑफ द टॉप band is deep saffron, symbol of strength and courage. The middle band is white, symbol of peace and truth. The bottom is dark green, symbol of vitality or growth and auspiciousness of land, शुभ मंगल, auspicious ये है यहाँ पे लिखा, सॉरी ऑस्पिसिस है यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे डार्क ग्रीन
डार्क ग्रीन क्या है, सिंबल ऑफ फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड ओस पीसेस ऑफ लैंड। और फिर इन द सेंटर ऑफ द वाइट पैंट इज ए नेवी ब्लू व्हील। जो व्हील है वो नेवी ब्लू कलर का है, which represent the chakra. It has 24 spokes and its design is that of wheel, which appear on the abacus of the Sarnath lion, capital of Asoka. It is the symbol of justice, ये justice का symbol है। The national flag was designed by पिंगली वेंकैया से डिज़ाइन किया हुआ है ये नेशनल फ्लैग का। फिर द प्रेजेंट डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 24 जुलाई 1947। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ 3 कलर एंड ए व्हील चक्र इज आवर नेशनल फ्लैग बाय डॉक्टर एस राधाकृष्णन इज मेंशन्ड इन द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। फिर नेक्स्ट देखते हैं आगे। फिर यहाँ पे द स्टेट एम्बेलम is an adoption from the Sarnath lion, a capital of Asoka. It was adopted by the government of India on 26 January 1950. The word Satyameva Jayate from Mundaka Upanishad are inscribed at the bottom in the देवनागरी स्क्रिप्ट, देवनागरी लिपि में लिखी हुई है। मुंडका उपनिषद में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, वही वाली यहाँ पे लिखी हुई है देवनागरी स्क्रिप्ट में। फिर द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जनगण मन was officially adopted by the Constituent Assembly on 24 January 1950. It was first sung on 27 December 1911 at the Calcutta session of the Indian National Congress. चेयरमैन थे इसके पंडित जो है बिशन नारायण धर। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पहली बार जो है वो इसको गाया हुआ था कलकत्ता सेशन में 27 दिसंबर 1911 में। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो चेयरमैन उस समय थे बिशन नारायण धर, तो उस समय जो है ये गाया गया था। फिर इट वाज अथॉर्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ये जो है लिखा हुआ अथॉर्ड, इसके जो अथर हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। द प्लेइंग time of the full version is approximately 52 seconds. The song it was authored by Rabindranath Tagore. The playing time of the full version is approximately 52 seconds. The song Vande Mataram was adopted as the national song by the Constituent Assembly on 24 January 1950. It is taken from the novel Anand Mat, authored by Bankim Chand Chatterjee. It was first sung at the 1896 session of the Indian National Congress. Chairman रहीमतुल्ला सयानी। फिर द नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन द शक एरा चैत्र एज इट्स फर्स्ट मंथ एंड फाल्गुन एज द लास्ट was adopted on 22 March 1957 along with the Gregorian calendar। तो मतलब कहने का मतलब है कि जो नेशनल कैलेंडर है वो जो है शक एरा का है और इसमें चैत्र जो है फर्स्ट मंथ है और फाल्गुन जो है लास्ट मंथ है। और ये अडॉप्ट किया गया था 22 मार्च 1957 को along with, और इसके साथ साथ ग्रेगोरियन कैलेंडर इसको नाम दिया गया वो along with। फिर उसके बाद जनरली द मंथ ऑफ चैत्र बीइंग ऑन 22 मार्च, जो चैत्र मंथ होता है वो स्टार्ट होता है 22 मार्च को, बट इन द लीप ईयर इट्स बिगिन ऑन 21 मार्च, लेकिन जब लीप ईयर होता है तो ये 21 मार्च को बिगिन होता है। फिर उसके बाद देखते हैं आगे द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज द लोटस। नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया जो है उसका जो है लोटस है और लोटस का जो है साइंटिफिक नेम है निलंबो न्यूसिफेरा और गैरथन, नेलम्बो न्यूसिफेरा गैरथन। और फिर उसके बाद द नेशनल फ्रूट मैंगो है, मैंगो का नाम है मैग्नीफेरा इंडिका है। द नेशनल ट्री जो है द ट्री इज़ द बेनियन ट्री है, इसका नाम है फिकस बेनिया लेनेसिस ये है। फिर उसके बाद जो है वाइल द गवर्नमेंट हैज़ क्लियरली स्टेट इन द राज्यसभा दैट नो नोटिफिकेशन हैज़ बीन इशूड रिगार्डिंग इंडिया हैव ए नेशनल फ्लावर
have a national flower, national fruit and national tree. The national animal is the magnificent tiger. टाइगर का नाम है पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस. और द नेशनल बर्ड इन इज द इंडियन पिकॉक. इसका नाम है पाव क्रिस्टेटस, पाव क्रिस्टेटस, पाव क्रिस्टेटस. द नेशनल एक्वेटिक एनिमल इज द मैमल. मैमल है कौन है? गंगा रिवर डॉल्फिन है, गंगा रिवर डॉल्फिन है. इसका नाम है प्लेटानिस्टा गंगेटिका. फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आगे. द रिवर गंगा वाज डिक्लेयर्ड द नेशनल रिवर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2008. 2008 में जो है गंगा रिवर, द रिवर ऑफ गंगा डिक्लेयर द नेशनल रिवर, गंगा रिवर को नेशनल रिवर डिक्लेयर किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2008 में डिक्लेयर किया गया. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर द इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को डिक्लेयर किया गया, रिपब्लिक डे 26 जनवरी को, एंड बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गांधी जी का 22 अक्टूबर एज द नेशनल डेज. तो यहाँ पे हम देखते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर द इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को, रिपब्लिक डे 26 जनवरी को, एंड बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गांधी जी इनका है 2 अक्टूबर एज द नेशनल डेज. फिर यहाँ पे हम दो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन वाले वीडियो में होंगे. तो फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं दो क्वेश्चन. इन विच ईयर वाज जनगण मनगढ़ अडॉप्टेड एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया. इसका सही उत्तर है 1950, 1950. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्सेप्टेड जनगण मनगढ़ एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया ऑन 24 जनवरी 1950. ए फॉर्मल rendition of the national anthem takes 52 seconds. When the Hindu version, question है, when the Hindu version of national anthem जनगण मनगढ़ was adopted by the Constituent Assembly of India. इसका सही उत्तर है 24 जनवरी 1950 को. The song जनगण मनगढ़ composed originally in Bengali by Rabindranath Tagore was adopted in its Hindi version by the Constituent Assembly as the national anthem of India on the 24 January 1950. It was first sung on 27 September 1911 at the Calcutta session of Indian National Congress. फिर हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं. It says state and the यूनियन टेरिटरी, स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज को देखते हैं. इसमें द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट सॉवरेन नेशन, इंडिया एंड पाकिस्तान. द प्रिंसली स्टेट वेयर प्रोवाइड 3 ऑप्शन टू ज्वाइन इंडिया, टू ज्वाइन पाकिस्तान और टू बी इंडिपेंडेंट. There were 552 princely states within the Indian territory, out of which 549 joined India, whereas the other 3, Hyderabad, Junagadh and Kashmir, refused to join India. Later on, Hyderabad through military action, Junagadh through referendum and Kashmir through the instruments of accession. A illegal document executed by Maharaja Hari Singh, ruler of the Jammu Kashmir, were included in the Indian Union. The Indian Constitution that came into force in 1950 went a step further, recognizing 4 different categories of territories in शेड्यूल 1 में है, कैटेगरी शेड्यूल 1 में है. और ये जो यूनियन टेरिटरी की और शेड्यूल 1 में है. पार्ट ए है, वह पार्ट ए वाज कंपेराइज्ड ऑफ फॉर्मर ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस which had a governor and a legislature. Part B was comprised of former princely state governed by a Raj प्रमुख. While part C, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पार्ट ए में है वो फॉर्मर ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं, और पार्ट 2 में है गवर्नर, जिसमें पार्ट ए में गवर्नर एंड लेजिस्लेचर पार्ट ए में आते हैं, और पार्ट बी में आते हैं प्रिंसली स्टेट्स आते हैं, और जिनके जो गवर्नर होते हैं, जिसको गवर्न किया जाता है किसके द्वारा, राज प्रमुख के द्वारा. और पार्ट सी वाज ए कम्बिनेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट एंड चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस गवर्न बाय द चीफ कमिश्नर. और पार्ट सी में आता है प्रिंसली स्टेट और
चीफ कमिश्नर जो गवर्न होते हैं वो चीफ कमिश्नर के द्वारा गवर्न किए जाते हैं ये इन स्टेट में। तो पार्ट सी में चीफ कमिश्नर हो गए। पार्ट डी वाज कंप्राइज्ड ऑफ द लोन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड विथ ए लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। पार्ट डी में बस इतना जान लेंगे कि पार्ट डी में कौन सी टेरिटरी थी, अंडमान और निकोबार आइसलैंड था। फिर उसके बाद इट वाज पार्ट डी दैट वुड गो ऑन टू फॉर्म the basis for the creation of union territory as per article 1 of the constitution. India, that is Bharat, shall be a union of state rather than the federation of state. article 2 में है provide for admission of और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ कि आर्टिकल जो पहला है उसमें जो कहा गया है कि इंडिया जो कि भारत है और सेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, और ये राज्यों का जो है संघ है। और आर्टिकल 2 में कहा गया है कि जो न्यू स्टेट को इस्टेब्लिश किया गया, या तो एडमिशन करना है उसको, मतलब ऐड करना है, या फिर जो है इस्टेब्लिश करना है। और फिर उसके बाद आर्टिकल 3 प्रोवाइड फॉर द पावर ऑफ द पार्लियामेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ आर एग्जिस्टिंग स्टेट। आर्टिकल 3 में ये कहा गया है कि जो पार्लियामेंट है वो जो है नए स्टेट बना सकती है, और फिर नए एरिया अल्टरेशन ऑफ एरिया, नए एरिया से कट करके स्टेट बना सकती है, नई बाउंड्रीज बना सकती है, नेम भी बदल सकती है, चेंज कर सकती है, और फिर एग्जिस्टिंग स्टेट और स्टेट को हटा करके उसके एक दो स्टेट्स को मिला सकती है, या फिर उसको हटा करके उस जगह पे दूसरा नाम रख सकती है, ये है। और फिर उसके बाद है या फिर किसी स्टेट को निकाल सकती है। तो ये है पार्लियामेंट कैन फॉर्म न्यू स्टेट थ्रू ए सिंपल मेजॉरिटी और अमेंडमेंट मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 आर आउट ऑफ द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368। तो जो अमेंडमेंट मेड अंडर आर्टिकल जो 2 और 3 है वो जो है बाहर है, किससे बाहर है, जो संविधान का संशोधन है 368 से, इस पर जो है इससे बाहर है, से इस पर नहीं लागू होता है। फिर उसके बाद देखते हैं आगे। प्रेजेंटली इंडिया इज कंप्राइज्ड ऑफ 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी। जो है इस टाइम जो है इंडिया में जो है 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। और इसके धर कमीशन 1948 रिकमेंडेड द reorganization. SK Dhar Commission 1948 recommended the reorganization of state on the basis of administrative conveniences इंस्टीड ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस, भाषा के आधार पर जो है पहली बार हुआ था। तो फिर यहाँ देख रहे हैं इन दिसंबर 1948 द JVP committee was constituted by the Congress to scrutinize the recommendation of the SK Dhar Commission. The committee included Jawaharlal Nehru, उस कमेटी में जवाहरलाल नेहरू इंक्लूडेड थे, वल्लभ भाई पटेल थे, पट्टाभी सीतारामैया थे। द कमेटी इज इन इट्स रिपोर्ट प्रेजेंटेड इन अप्रैल 1949 को जो है अपना रिपोर्ट प्रेजेंट करती है। ऑफिशियली रिजेक्टेड द डिमांड फॉर द ऑफिशियली, यहाँ पे हम देखते हैं ऑफिशियली रिजेक्टेड डिमांड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। ऑल्दो द डिमांड्स ऑफ पुट्टी श्री Ramolu Putti Sri Ramolu after the 56-day long hunger strike forced the Indian government for the formation of Andhra Pradesh on linguistic basis in October। मतलब कि आंध्र प्रदेश को पहली बार जो है भाषा के आधार पर जो है बनाया गया था, और किसके द्वारा, जो पुट्टी श्री रामालू है वो जो है 15 डे जो है लॉन्ग हंगर स्ट्राइक किए थे, भूख हड़ताल किए थे। उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के फोर्स से जो है इंडियन गवर्नमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस इन अक्टूबर 1953 में ये आंध्र प्रदेश बना था। आंध्र प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड। आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जो कि बना हुआ है
आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जो कि बना हुआ है द लिंग्विस्टिक बेसिस पर, भाषा के आधार पर बना हुआ है। ए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फजल अली वाज constituted for the formation of new state in 1953. टू अदर मेंबर ऑफ दिस कमेटी वेयर, इसके दो मेंबर कौन थे, ये हैं के एम पन्नीकर हैं एंड एच एन कुंजरू हैं, के एम पन्नीकर एंड एच एन कुंजरू। सम ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमीशन वेयर इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन इन एक्ट 1956। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सम ऑफ द रिकमेंडेशन, कुछ इसके रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन, इस कमीशन के रिकमेंडेशन है वेयर इम्प्लीमेंटेड, जो इम्प्लीमेंट किए गए थे इन द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन करने पे जो एक्ट था 1956 था। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं।